हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर से प्रश्न पत्र तक की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज है डेट 10 फरवरी 2026। हमारा मेन मोटिव है कि न्यूज़पेपर से सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकालना जो कि मेंस ओरिएंटेड हो और प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो और आपके टाइम को सेव करना। स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो बात करता है बैक ऑन ट्रैक की। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडिया एंड मलेशिया रिलेशंस। देखो, अगर हिस्ट्री समझोगे तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के कारण इस जो न्यूज़ है इसका जो टाइटल है वो है बैक ऑन ट्रैक। मतलब हमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस वापस से ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश करनी है। अब क्यों आई है ये न्यूज़? जस्ट बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गए हुए थे मलेशिया। वापस से हमारे रिलेशंस को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। अब रिपेयर करने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्यों हमारे रिलेशंस खराब हुए। तो हुआ क्या? पहला जो हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है दैट इज रिगार्डिंग द पहला जो हमें प्रॉब्लम है मलेशिया से दैट इज रिगार्डिंग द टेररिज्म एंड पाकिस्तान। टेररिज्म और पाकिस्तान का जब भी मुद्दा उठता है, मलेशिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान। इंडिया में पहलगाम में अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, उस टाइम पर भी मलेशिया ने कंडेम तो किया था इस टेरर अटैक को। बट वहाँ के जो पीएम है मिस्टर अनवर इब्राहिम, उनका कहना ये था कि एक फुल एंड थॉरो इंक्वायरी करने की ज़रूरत है इस मुद्दे में। ठीक है, डायलॉग एंड डी एस्केलेशन के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वहाँ पर इंडिया गलत नहीं था, बट स्टिल मलेशिया ने किसका सपोर्ट किया? पाकिस्तान। मलेशिया हैज़ ऑलवेज बैक्ड पाकिस्तान, इसीलिए हमारे रिलेशंस मलेशिया के साथ अच्छे नहीं है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो बात है वो है आसियान और ट्रेड इश्यूज। देखो, इंडिया ने 2002 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिससे बोला जाता है AITIGA। दैट मीन्स आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, इसके तहत हमने नेगोशिएट किया है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ट्रेड डील साइन की। इसमें हमने एक रूल रखा था दैट इज़ द रूल ऑफ ओरिजिन। जिस कंट्री का गुड है वही उसी कंट्री से हमारे पास आना चाहिए। बेसिकली हमारा ये जो रूल था, हमने जो ये पॉइंट रखा था, इसका मेन फोकस था कि हमें चाइनीज़ गुड के डंपिंग को रोकना है। इंडिया में ट्रेड डील्स करनी है, आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना है, बट चाइनीज़ गुड्स को डंपिंग नहीं होने देना इंडिया में। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को, रूल ऑफ ओरिजिन को फॉलो नहीं किया गया। और जो ये ट्रेड डील थी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि ये बैडली नेगोशिएटेड है, इट्स अ सिली ट्रेड डील, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें भी मलेशिया ने हमारा साथ नहीं दिया। तीसरा, हमारा एक फ्यूजिटिव था जाकिर खान, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ढूंढ रही है, जिसने इंडिया के साथ फ्रॉड किया। वो जाकर के छुप कर बैठ गया है मलेशिया में और मलेशियन गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग अस। सो दीज आर सम ऑफ द बैकग्राउंड्स दैट आर रीजन फॉर द स्ट्रेन इन आवर रिलेशंस, जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस खराब चल रहे हैं। अब अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया। ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से इसको हम एज अ पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं कि अब हम हमारे रिलेशंस को रीसेट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक मुद्दों की बात की गई। पहला कहा गया क्लियर कन्वर्जेंस ऑन टेररिज्म। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हम टेररिज्म को अनइक्विवोकली कंडेम करने की कोशिश करेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। दोनों कंट्रीज एग्री करी कि अब हम काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेट करेंगे। इंटेलिजेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इन सारी चीज़ों की शेयरिंग करेंगे ताकि जो टेररिज्म है उसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए पहला हमने बात की दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, वी ऑल नो इंडिया का अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके लिए उसे सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत है।
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है आईआईटी मद्रास और मलेशिया की एक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एकेडमी के बीच में। बेसिकली चाइना +1 ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए। दैट मीन्स अभी सेमीकंडक्टर में ग्लोबल दबदबा या यूं कह लो ग्लोबली चाइना बहुत आगे है। चाइना लीड कर रहा है सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना की जगह हम दूसरी कंट्री दैट मीन्स मलेशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रखना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो दोनों कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि अब हम कोऑपरेट करेंगे ट्रेड में, डिफेंस में, एनर्जी में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में। ठीक है। और कुछ मुद्दों को बहुत केयरफुली हैंडल किया गया। फॉर एग्जाम्पल जाकिर नायक वाला मुद्दा, इसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं की गई। बस हमने कहा कि जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसके तहत जाकिर नायक को हमने फिजिटिव कंसीडर किया है, तो उसको इंडिया को हैंड ओवर कर देना चाहिए। बट याद रखना, इस चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल किया गया, इस पर कोई भी ओपन कन्वर्सेशन नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है, मैम इंडिया आखिर क्यों मलेशिया के साथ इस तरह से ट्रेड को या वापस से अपने रिलेशंस को रीसेट कर रहा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मलेशिया? क्यों है इम्पोर्टेंट मलेशिया हमारे लिए? पहला, हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेजर पार्ट है मलेशिया। आशियान कंट्रीज की अगर आप बात करोगे, यू कैन सी द मैप, मलेशिया की लोकेशन देखोगे तो आशियान में एज अ गेटवे काम करता है मलेशिया। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है, एनर्जी की सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लिए मलेशिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? दूसरा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नज़रिए से हम चाहते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर चले, टेररिज्म को काउंटर किया जाए, सप्लाई चेन हमेशा रेजिलिएंट बनी रहे। किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। और यू कैन सी द लोकेशन, यहाँ पर मेजर कौन है? मलेशिया, जिसका अगर हमें सपोर्ट मिल गया दैट मीन्स हम अपने इस पॉइंट को फुलफिल कर पाएंगे। तीसरी अगर बात की जाए, ग्लोबल साउथ एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया की जो लीडरशिप रोल है, जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है इंडिया, उसको बैक एंड प्रोवाइड करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, टेररिज्म, डेवलपमेंट इश्यूज या जो डेवलपिंग और डेवलप नॉर्थ एंड साउथ पोल का डिवाइड है, उस समय जब इंडिया आवाज बन के निकलता है, उस चीज़ को बैक एंड सपोर्ट देने के लिए वी नीड मलेशिया। लीडरशिप रोल, लीडरशिप तभी दिखती है जब कोई हमें बैकएंड से सपोर्ट करे, जब हम हमारी बात को रख पाए, जब लोग हमारे साथ खड़े हों। ठीक है। अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या किया जा सकता है? आप सेमीकंडक्टर और टेक कोलैबोरेशन को फास्ट ट्रैक करो, आशियान ट्रस्ट को रिवाइव करो, ट्रेड नेगोशिएशंस को बैलेंस किया जाए, डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट को रिवाइव किया जाए, काउंटर टेररिज्म में कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, ब्रिक्स और इंडो पैसिफिक जैसे प्लेटफॉर्म्स को, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को, इंगेजमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाए। इट इज़ नॉट टफ कि हम मलेशिया के साथ अपने रिलेशनशिप सुधार नहीं सकते, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो अड़चन है, जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं, उन चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर ट्रेड के मैटर में देखना चाहोगे, दोनों कंट्रीज के बीच में 20 बिलियन का एक्सचेंज होता है। ठीक है। इंडिया का टॉप आशियान ट्रेडिंग पार्टनर ही मलेशिया है। ठीक है। अगर इंपोर्ट्स की बात करोगे तो इंडिया वहाँ से इंपोर्ट करता है पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये सारी चीज़ें हम मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम मलेशिया को भेजते हैं
हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स इवन इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पावर का सेक्टर हो गया, इन सब में भी मलेशियन गवर्नमेंट ने मलेशिया का इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आता है। दैट मीन्स दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू जो स्ट्रेन आ गया रिलेशनशिप को, उसको सुधार करके फोर फ्रंट पे आ सकती हैं। एक अच्छा ग्रुप साबित हो सकता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, या जो ये रीजन है, लोकेशन को आप देख सकते हो, मलेशिया का जो ये हमारा रीजन है, इस पूरे रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए दोनों साथ में आ सकती हैं। यू कैन सी यहाँ है हमारा भारत और ये है मलेशिया। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं अगली न्यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, इवन मेंस में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर तो तुम 5 स्टार लगा लो। नाम से देखो, चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बरले प्रोसेस। जैसे ये नाम लिया गया किम्बरले प्रोसेस, हो सकता है प्रीलिम्स में अगर ये टर्म आ जाए तो यू विल कनेक्ट इट विथ मिनरल्स, माइंस, कि यार किसी मिनरल की, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सबको रिफाइन करने की कोई प्रोसेस होगी, बट यू आर रॉन्ग, ये कोई प्रोसेस नहीं है। चलते हैं समझते हैं क्या है ये। देखो, किम्बरले प्रोसेस को लॉन्च किया गया था 2000 में, ठीक है, 2003 से ये ऑपरेशनल है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। अब बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, हम सब में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखी होगी रॉकी भाई मूवी अपनी, है ना। उस मूवी में क्या होता है, गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है ना। कौन करता है? इल्लीगल लोग। देखो, जैसे भारत है, इंडिया है, इंडिया में जो भी रिसोर्सेज है, गोल्ड है, कोल है, सब इंडियन गवर्नमेंट का है। अब आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ अगर इन चीज़ों का ट्रेड करना है तो ये एक लेजिटिमेट एंटिटी के द्वारा होना चाहिए, दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। लेकिन रॉकी भाई क्या करता है, गोल्ड को गवर्नमेंट के बिना ही ट्रेड करता है ना, पैसा इकट्ठा करता है और अपने हिसाब से उस पैसे को इस्तेमाल करता है। सिमिलरली आप देखो, डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें? अफ्रीकन नेशंस में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, रेबल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? यहीं पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायमंड निकालते हैं, ठीक है, और डायमंड का ट्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी कौन है? वहाँ की गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने बनाया है। बट अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ना निकाले और कोई इल्लीगल पर्सन, कोई ग्रुप, कोई रेबेल ग्रुप डायमंड को निकाल के ट्रेड करे, पैसा जनरेट करे, और वो पैसा इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करे, तो इससे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बनाया गया किम्बरले प्रोसेस, ठीक है। इसमें ये डिसाइड किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, मतलब कि रॉ डायमंड्स जो डायरेक्ट निकले हुए हैं, ठीक है, रॉ डायमंड्स किसी ऐसे एरिया से जो कि रिबेल ग्रुप भी जहां प्रेजेंट है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसमें उस ट्रेड को रोकने के लिए कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करो, इस चीज को प्रमोट करने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के ट्रेड को रोकने के लिए किम्बरले प्रोसेस बनाई गई। ये कैसे काम करता है? एक सर्टिफिकेशन स्कीम है, आप लोगों को सर्टिफाई करते हो और जिसके पास वो सर्टिफिकेट रहता है उसी के साथ आप डायमंड्स का ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली इसमें 86 कंट्रीज हैं। 99.8% जो रॉ डायमंड का प्रोडक्शन होता है वो किम्बरले प्रोसेस के थ्रू ट्रेड होता है, ठीक है।
बेसिकली ओनली केपी सर्टिफाइड रफ डायमंड्स कैन बी ट्रेडेड, ठीक है। ट्रेड अलाउड ओनली बिटवीन केपी मेंबर्स, each shipment must carry a KP certificate and countries must share diamond production and trade statistics। अब क्वेश्चन उठता है मैम यहाँ पे इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है, 2026 में जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। क्यों? इंडिया के पास तो प्रोडक्शन का सोर्स ही नहीं है, इंडिया तो इंपोर्ट करता है डायमंड्स को, फिर क्यों उसको चेयरमैनशिप मिली है? याद रखना, इसका जो केपी है, किम्बरले प्रोसेस है, इसका मेंबर है इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया रफ डायमंड्स को, रॉ डायमंड्स को इंपोर्ट करता है। इंडिया के सबसे बड़े पॉलिशिंग हब्स हैं सूरत और मुंबई, दोनों कंट्रीज में रॉ डायमंड्स को इंपोर्ट किया जाता है। और फिर आप एक टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, रफ डायमंड्स को पॉलिश करके और फिर उसको आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए, यूएई, चाइना, इजराइल, हांगकांग, इन कंट्रीज में, ठीक है। दैट मीन्स ग्लोबल डायमंड वैल्यू चेन में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इंडिया किम्बरले प्रोसेस का मेंबर है और 2026 में इसको इसकी चेयरमैनशिप मिली है। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं किम्बरले प्रोसेस में, उसको सॉल्व करने का इंडिया के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है। हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो जाती है व्हाट इज दिस किम्बरले प्रोसेस। इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप मिली है, अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्लोबल डायमंड गवर्नेंस को रिफॉर्म कर सकते हो। इसको बनाया गया था 2000 में। इंडिया मेजरली 40% डायमंड्स को, रफ डायमंड्स को इंपोर्ट करता है और फिर उसे री एक्सपोर्ट करता है पॉलिश करके। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चले। द सेकेंड न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया एंड ग्रीस। अब दूसरी जो न्यूज है ये बात कर रही है इंडिया और ग्रीस के रिलेशनशिप के बारे में। वी ऑल नो हमारा रिलेशनशिप कोई नया नहीं है, एंशियंट कॉन्टेक्ट्स रहे हैं। वी हैव सीन द इंडो ग्रीक्स, है ना। 2023 में 2023 में इंडिया और ग्रीस की जो पार्टनरशिप है वो बन गई स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। दोनों ने डिसाइड किया कि हम डिफेंस के सेक्टर में, मैरीटाइम अफेयर्स के सेक्टर में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी के सेक्टर में एंड कल्चरल लिंकेजेस को इन सेक्टर्स में कॉपरेट करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कौन कौन से सेक्टर में हम बात करते हैं। पहला, डिफेंस के सेक्टर में हमने तैयार किया है 5-year डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, ठीक है। बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, को प्रोडक्शन करने के लिए, को डेवलपमेंट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। हमें प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करना है। वैसे ही ग्रीस का एक एजेंडा है, एजेंडा 2030, जिसमें वो डिफेंस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए दोनों कंट्रीज डिफेंस के सेक्टर में 5 साल का रोड मैप बनाकर तैयार करके बैठी हैं, को डेवलपमेंट करने के लिए और को प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया? दोनों ने जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, नेविगेशन को फ्री रखने के लिए, मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कॉपरेट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़, व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट? हम ग्रीस के साथ क्यों रोड मैप बना रहे हैं या ग्रीस हमारे साथ क्यों इंगेज हो रहा है? पहला, ग्रीस इज अ गेटवे टू यूरोप एंड मेडिटेरियन, ठीक है। चाहे ईयू बोल लो चाहे नाटो बोल लो, दोनों का मेंबर है ग्रीस। अगर दोनों में हमें हमारा स्टैंड रखना है तो अगर हमारे रिलेशनशिप्स ग्रीस के साथ अच्छे होंगे, दैट मीन्स ग्रीस हमारी बातों को बैक एंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। It will strengthen our engagement with European Union as well as Eastern Mediterranean region.
चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पर हमें कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए और ग्रीस वहाँ पर हमें सपोर्ट करेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठता है मैम, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ग्रीस? ग्रीस हमारे साथ क्यों करना चाहता है, क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारे पास? क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आगे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप बात कर लो इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक मेजर पावर है। ग्रीस को भी नाटो और ईयू के अलावा बाकी जगह, बाकी कंट्रीज में एलाइज बनाने हैं, अपने डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना है। दैट्स वाई ग्रीस इज शोइंग इंटरेस्ट इन इंडिया। दोनों कंट्रीज अप्रॉक्स 2 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड करते हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और ग्रीक हमें भेजता है मिनरल्स एंड शिपिंग रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है। दोनों कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड का पोटेंशियल तो बहुत अधिक है, बट दैट इज नॉट एक्सप्लॉइटेड येट। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि पहला तो जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो बहुत कम है, दोनों कंट्रीज के बीच में लिमिटेड अवेयरनेस है रिगार्डिंग बिजनेस, और जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी बहुत अधिक है। दैट्स वाई देयर इज नॉट टू मच बेटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज टॉकिंग अबाउट अनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर्स कैन डिस्टॉर्ट डायबिटीज टेस्ट, HbA1c रिजल्ट सेज स्टडी। स्टडी ने बताया कि जो हम शुगर का टेस्ट करवाते हैं वो टेस्ट मिसलीड हो सकता है। दैट मीन्स डायबिटीज़ का टेस्ट इंडिया में सही से हो रहा है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारी बॉडी में एनीमिया है, अगर हमें एनीमिया की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा इशू है, तो हमें रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनीमिया को समझना। क्वेश्चन उठता है मैम, एनीमिया क्या है? एक तरह से एक कॉमन ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट, या फिर यूं कह लो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसे डिसऑर्डर को, ऐसे ब्लड डिसऑर्डर को बोला जाता है एनीमिया। ठीक है। सिम्टम्स जैसे कि फैटिक, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक्स, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, मतलब बहुत कॉमन इसके प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म्स ऑफ एनीमिया, कौन कितने तरह के एनीमिया होते हैं। पहला, आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन की कमी से, इनसफिशिएंट आयरन सप्लाई के कारण हमारी बॉडी में होता है, जो यूजुअली विमेंस में देखने को मिलता है। दूसरा, विटामिन डेफिशिएंसी से, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 या फिर फोलेट की कमी होती है, इससे एनीमिया हो जाता है। तीसरा, एप्लास्टिक एनीमिया, जब हमारा बोन मैरो अच्छे से प्रोडक्शन ही ना कर पाए, आरबीसी को प्रोड्यूस ही ना कर पाए, आरबीसी प्रोड्यूस करने में फेल हो जाए, इसे बोला जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। फोर्थ वन इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली जो हमारे आरबीसीज का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन डिलीवरी कर पाते हैं। दिस इज द सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि जिसकी वजह से आरबीसी लॉस बढ़ जाता है। एंड द सिक्स्थ वन इज हीमोलिटिक एनीमिया। कई बार अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, दिस इज नोन एज हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है। समझ में आया? ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको समझ लेना। गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है, एनीमिया मुक्त भारत चलाया जा रहा है, मिशन उत्कर्ष चलाया जा रहा है जिसमें हम गर्ल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उन्हें एनीमिया ना हो। नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, जिसमें आयरन फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बॉडी में।
देन वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड्स सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, पोषण अभियान, ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं भारत से एनीमिया को मुक्त करने के लिए, भारत को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।